नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अन्नदाता कार्यक्रम में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। हमारे देश के किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। उन्नत तकनीक से गेहूं की खेती करके किसान ने लिया बम्पर पैदावार। जीवामृत है जैविक खेती के लिए काफी उपयोगी। किसान भाइयों, हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से देश के कई प्रदेशों के सफल किसानों की कहानियां दिखाते हैं, जिससे हमारे प्रदेश किसान भाई देखकर लाभ उठाते हैं। जिसमें आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे सफल किसान प्रियांक गुरहा से, जो गेहूं की वैज्ञानिक तकनीक से खेती करके प्रति एकड़ 27 कुंतल का उत्पादन लिया है और आज वे काफी खुश नजर आ रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं इन्हीं से और जानते हैं इनकी सफलता की कहानी। इस वर्ष मैंने मेरी और मेरे परिवारजनों की भूमि पर लगभग 100 एकड़ में गेहूं की फसल लगाई थी। उससे कुछ मैं अभी बेच चुका हूं, कुछ अभी इन प्रोसेस है। मेरा जो खेती करने का कॉन्सेप्ट है वो इंटीग्रेटेड फार्मिंग है। उससे मेरा तात्पर्य है कि उसमें मेरे पास हॉर्टिकल्चर भी है, सागौन का वृक्षारोपण है, बांस का वृक्षारोपण है। मैंने खुद की डेयरी बनाई हुई है, मैंने अच्छी ब्रीडिंग करी है, अच्छी मुर्रा भैंसें और गाय मेरे पास हैं। तो इन सब चीज़ों को जब हम अपनी खेती में इंक्लूड करेंगे तब हम साल भर खेती से आय प्राप्त कर सकेंगे। तब हम एक एकड़ में क्या आय और व्यय होता है उसके भी चर्चा कर लेते हैं। इस वर्ष मैंने प्रमुख रूप से 2 वैरायटियाँ लगाई थी। DVW 187 करण वंदना, जिसने बहुत बम्पर पैदावार दी। मैं 27 से 29 क्विंटल पर एकड़ तक जो है यील्ड प्राप्त कर सका। दूसरी वैरायटी जो मैंने लगाई थी पूसा तेजस, उसमें मैंने 25 क्विंटल पर एकड़ की यील्ड प्राप्त की। तो 27 क्विंटल हम एक एवरेज उसका ले लें और 2025 जो कि हमारा MSP है वो ले लें, तो प्रति एकड़ जो हमको आय होगी वो होगी 54,675 और 10,000 रुपये जो हमको आय होगी वो भूसे से होगी। जो हम एक कॉमन उसमें मानते हैं कि यदि हमारा 25 क्विंटल गेहूं पैदा हुआ तो उसमें 25 क्विंटल भूसा भी निकलेगा। तो वो भूसे को 400 रुपये का रेट यदि हम बाज़ार का पकड़ लें तो 10,000 रुपये का भूसा हो जाता है। और जो टोटल खर्च एक एकड़ की खेती में मुझे आया वो लगभग 20,000 रुपये था। इसमें बिजाई से लेके सिंचाई, कीट प्रबंधन, अपना कटाई के बाद के मैनेजमेंट और भूसा बनाने का खर्चा मिलाया हुआ है। तो शुद्ध आय जो मुझे प्रति एकड़ प्राप्त हुई वो थी 64,675 में से जब मैंने 20,000 रुपये को घटाया तो 44,675। एक वर्ष में मैं सीधा 27 क्विंटल या 29 क्विंटल पर नहीं पहुंच गया हूँ। मैं भी 16-17 क्विंटल से मैंने खेती शुरू की थी। उसके बाद मैंने देखा कि किस तरह से हम जो है मैक्सिमम पहुंच सकते हैं। वैरायटियों में तो पोटेंशियल बहुत है, हम में कितना पोटेंशियल है उसके हिसाब से हम यील्ड ले सकते हैं। गेहूं की खेती किस तरह से लाभकारी है, इसकी जानकारी तो आपको मिल ही चुकी है। अब गेहूं की फसल से इतना अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए इस किसान ने खेती की तैयारी और खाद उर्वरकों का संतुलित मात्रा में प्रयोग करते हुए गेहूं की बुआई किस तरह की, इसकी जानकारी लेते हैं इसी किसान से। मैंने इस वर्ष गेहूं की खेती में बहुत अच्छा उत्पादन प्राप्त किया है और किन टेक्निक से, किन विधियों से मैं उस स्तर तक पहुंचा हूं, मैं अपना अनुभव आपके साथ आज शेयर करना चाहता हूं। गेहूं की खेती हम अक्टूबर महीने में शुरू नहीं करते, ग्रीष्म काल की गहरी जुताई से हम उसको शुरू करते हैं।
पिछले साल के जो अवशेष होते हैं खेत में फसल के, उनको हमको जलाना नहीं है। उनको भूसा बनाने के बाद जो है मल्चर से मल्च करके रोटावेटर से या तो हम उसे खेत में मिला दें या पलटी प्लाऊ से उसको खेत के अंदर मिला दें। खेत में ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा बहुत अच्छे से बढ़ती है। मैं गोबर खाद में ग्रीष्मकालीन में सारे कल्चर मिक्स करके और उसमें रॉक फॉस्फेट को डालता हूँ। 2 महीने बाद जब वो बैक्टीरिया मल्टीप्लाई हो जाते हैं, बारिश आते समय मैं उसको खेत में डालकर वो मिक्स कर देता हूँ। खाद जो मैंने यूज़ किया है वो NPK यूज़ किया है और सिर्फ 40 kg NPK यूज़ किया है। 5 kg जिंक का यूज़ करता हूँ बोनी के समय। पर जो यूरिया है उसका इस्तेमाल हम जब 21 दिन में पहली सिंचाई करते हैं, जो हम CRI स्टेज बोलते हैं, क्राउन रूट इनिशिएशन, उस स्टेज पे हम 50 kg पर एकड़ यूरिया का छिड़काव करते हैं सिंचाई के उपरांत। दूसरा छिड़काव 25 kg का 45 दिन की अवस्था में करते हैं जब हम दूसरी सिंचाई करते हैं। अगला 25 kg हम 65 दिन की अवस्था में करते हैं जब हम तीसरी सिंचाई करते हैं। 31 अक्टूबर को इस साल बोनी करी शुरू की थी गेहूं की, तो मैंने DVW 187 जिसको हम करण वंदना के नाम से जानते हैं, उस वैरायटी का चयन किया। पूसा तेजस ने भी इस वर्ष मेरे यहाँ 25 क्विंटल पर एकड़ का उत्पादन दिया है। सर्वप्रथम हम बीज उपचार करते हैं। बीज उपचार जो है जैविक रूप से भी किया जा सकता है और केमिकल रूप से किया जा सकता है। मैंने जैविक पद्धति अपनाई। PSV, एजेक्टोबैक्टर और KMB जो कि बैक्टीरियास होते हैं, उनसे मैंने बीज उपचार किया। फर्टिलाइज़र कम सीड ड्रिल को हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि उसमें बीज और खाद को हम एक साथ नहीं मिलाते हैं, तो उससे जो मात्रा हम खेत में बीज की या खाद की डालना चाहते हैं वो हम अलग अलग सेपरेट रूप से डिसाइड कर सकते हैं। रो टू रो डिस्टेंस जो है वो 7.5 इंच होता है और प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस जो होता है वो 1 से 1.5 इंच होता है। कभी भी बोनी जो हम करते हैं उसको जो है उत्तर दक्षिण दिशा में करना चाहिए, ताकि जब हमारा नया पौधा उग रहा है तो उसको सीधी सूर्य की रोशनी ना पड़े। सिंचाई की पद्धति मैं फ्लड एवं स्प्रिंकलर दोनों रूप से यूज़ करता हूँ। प्रथम सिंचाई मैं स्प्रिंकलर से करता हूँ, उसके बाद पानी की उपलब्धता के हिसाब से 21 दिन, 45 दिन और 65 दिन, 80 दिन में सिंचाई करता हूँ, जो वैरायटी का रिक्वायरमेंट होता है उस हिसाब से। विगत कुछ वर्षों से हम देख रहे हैं कि हमारे खेत में आर्मी वर्म नाम का एक इल्ली होती है जो कि गेहूं में बहुत ज़्यादा आ रही है। वह दिन में तो जो है ज़मीन के अंदर रहती है और रात में आकर हमारा नुकसान करती है। उसके कंट्रोल हेतु हम लैम्ब्रेडा साइलोथेन या साइपरमेथ्रिन का उपयोग कर सकते हैं। आखिर में मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, किसी भी फसल की पैदावार में बहुत क्षमता है। वह हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसमें कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितना टेक्निक का उपयोग कर रहे हैं, प्रॉपर उसको खाद दे रहे हैं, समय पर पानी दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। क्षमताएं बहुत हैं। हमको जैविक खाद का भी उपयोग करना चाहिए। नरवाई को हमको कभी जलाना नहीं चाहिए, उसको ज़मीन में मिक्स करना चाहिए। इन सब अनुभवों के कारण ही आज जो मैं आपको प्रोडक्शन बता रहा हूँ उस पर मैं पहुँच चुका हूँ। हमने लगभग 20 वर्ष पूर्व अपने खेत में सागौन और बांस का प्लांटेशन किया था। सरकार ने हमको वसामन मामा पुरस्कार 2009 की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार प्रदान किया था। उन्होंने हमारे इस प्लांटेशन को बेस्ट प्राइवेट प्लांटेशन एंड 5 हेक्टेयर कैटेगरी में चुना था। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। खेती में कम लागत में अधिक मुनाफा और गुणवत्ता युक्त पैदावार को देखते हुए आजकल किसानों का रुझान जैविक खेती की तरफ बढ़ रहा है और जैविक खेती में किसान विभिन्न खादों का प्रयोग करते हैं, जिसमें जीवामृत एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो पौधों की वृद्धि और विकास में सहायक है।
साथ ही इस जीवामृत द्वारा कई प्रकार के कीटों का नियंत्रण आसानी से कर सकते हैं। और इसी लाभ को देखते हुए जो किसान जीवामृत बनाना चाहते हैं तो आप किस प्रकार से बनाए जीवामृत, आइए इस बारे में जानते हैं जयपुर के विषय विशेषज्ञ टीपी सिंह से। जैविक खेती में आप किसान बंधुओं सबसे ज़्यादा आप सुनते हैं जीवामृत। जीवामृत का उपयोग जो है जैविक खेती में अनिवार्य है। परंपरागत खेती में, प्राकृतिक खेती में सबसे ज़्यादा जीवामृत का उपयोग किया जाता है। जीवामृत का मतलब ही हुआ मृदा से संबंधित जो जीव है, सॉइल ऑर्गेनिज्म है, अपने जीवन को अच्छे से जो है आसान महसूस करे उस मिट्टी में, उस जो है सामग्री में, वह जो है जीवामृत है। किसान भाइयों, जीवामृत एक अत्यधिक प्रभावशाली जैविक खाद है। जीवामृत का उपयोग फसलों के लिए वरदान है। इसे किसान अपने स्तर पर आसानी से बनाकर फसलों में उपयोग कर सकते हैं। इसको आप बनाने के लिए बहुत सा ही आसान तरीका है। आप एक जो है 200 लीटर का ड्रम लीजिए, उसमें आप जो है 200 लीटर से थोड़ा कम जो है उसमें आप पानी डालिए और उसमें जो है आप 10 लीटर देसी गाय का गोमूत्र डालिए और आप जो है 5 किलो देसी गाय का गोबर आप डालिए, 2 किलो आप जो है बेसन लीजिए, 2 किलो आप गुड़ लीजिए और 1 किलो आप जो है बरगद या पीपल के नीचे की मिट्टी आप लीजिए। तो इस तरह से 200 लीटर से थोड़ा सा पानी कम रख करके आप इन सारी सामग्रियों को आप जो है, जो मैं आपको बताया हूं कि इनको डालने के बाद 10-15 दिन तक किसान बंधुओं घड़ी के दिशा में और घड़ी के विपरीत दिशा में आप इसको जो है हिलाते रहिए। 15 दिन आप जो है जैसे ही आप जो एक डंडे के सहायता से जब आप इसको आप घुमाएंगे तो ये जो है आपका जीवामृत जो है तैयार हो जाएगा। जीवामृत का उपयोग किसान बागवानी, सब्जियों और खाद्यान्न फसलों में आसानी से कर सकते हैं। जीवामृत के प्रयोग से फसलों की वृद्धि और विकास तो अच्छी होती है, साथ ही फसलों में आने वाली कई प्रकार की समस्याओं से भी छुटकारा मिलता है और फसलों से गुणवत्ता युक्त अधिक उत्पादन मिलता है। अब इसको क्या करना है किसान बंधु, जब ये 15 दिन बाद आपका जीवामृत तैयार हो जाए किसान बंधु, इसको आप जो है 21-21 दिन पर अपने खेत में आप जो है उपयोग में लेते रहें। 200 लीटर जीवामृत आपका जो है 1 एकड़ जो है जमीन के लिए पर्याप्त है। 1 एकड़ जमीन में आप इसको जो है इसको फव्वारा के माध्यम से या आप जो है आप इसको स्प्रे के माध्यम से, जैसे भी हो आप इसको जो है किसी भी तरीके से आप इसको अपने खेत में आप 200 लीटर को आप जो है बहा दीजिए। जीवामृत का फसलों में उपयोग करके जहरीले रसायनों से बच सकते हैं और इस जीवामृत को काफी कम खर्च में आसानी से बनाया जा सकता है, जिससे किसानों को लागत खर्च में भी काफी कमी आती है। तो ये क्या करेगा, जमीन में जो है जीवों को रहने का एक वातावरण जो है, जो जमीन से संबंधित लाभदायक जीव हैं उनको जमीन में जो है रहने का एक वातावरण जो है तैयार करेगा और ये जीवामृत आपके जमीन की जो है उपजाऊ क्षमता को ये बढ़ाएगा, जिसको आप जो है कार्बनिक पदार्थ कहते हैं। कार्बनिक पदार्थ की मात्रा को आपके जमीन में बढ़ा देगा। तो इससे यदि हम जो है 21-21 दिन पर यदि हम जीवामृत का उपयोग करते हैं तो हमारी जमीन की जो उर्वरा शक्ति है वो बढ़ जाती है और इसको जो है तैयार करना आसान है किसान बंधु। तो इसको यदि आप तैयार करके इस जीवामृत में जो जो मैं सामग्री बताया हूँ, ये अपने जमीन के लिए अमृत है। यदि आप अपने जमीन को बचाना चाहते हैं, यदि आप अपनी जमीन में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बढ़ाना चाहते हैं तो जैविक खेती में, परंपरागत खेती में, प्राकृतिक खेती में ये आपको जीवामृत का उपयोग करना चाहिए। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
मौसम विभाग के रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत मौसम विज्ञान विभाग संगरिया द्वारा प्रेषित मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला हनुमानगढ़ और इससे लगे आसपास के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आगामी दिनों में 26 अप्रैल तक शुष्क मौसम का अनुमान है। आगामी दिनों में दोपहर के बाद बादलों की आवाजाही की संभावना है। आगामी 3 दिनों में अधिकतम तापमान 38 से 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21 से 25 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। सापेक्षिक आर्द्रता 5 से 29% हो सकती है। हवा की औसत गति 7 से 8 किलोमीटर प्रति घंटे हो सकती है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि रबी फसलों की कटाई के बाद हरी खाद के लिए खेत पलेवा करें। हरी खाद के लिए ढैंचा, सनई और लोबिया की बुआई कर सकते हैं। रबी फसलों की कटाई के बाद खाली खेतों में गहरी जुताई कर जमीन को खुला छोड़ दें ताकि सूर्य की तेज धूप से छिपे हुए कीटों के अंडे और घास के बीज नष्ट हो जाएंगे। किसान भाई फसल कटाई के बाद अगली फसल के लिए मिट्टी की जांच अवश्य करवाएं। साधारणतया बीटी कपास की बुआई का समय 1 मई से लेकर 20 मई तक उपयुक्त है, लेकिन 15 अप्रैल से 15 मई के बीच बुआई करने से फसल में गुलाबी सुंडी का प्रकोप कम हो सकता है। बीटी कपास के खेत की परिधि पर उसी किस्म की नॉन बीटी संकर रिफ्यूजिया की बुआई अवश्य करें। बीटी कपास की बीज की मात्रा 450 ग्राम प्रति बीघा रखें। कतार से कतार की दूरी 108 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 60 सेंटीमीटर रखें। बुआई के समय 27.5 किलोग्राम यूरिया और फास्फोरस की पूरी मात्रा 10 किलोग्राम बुआई के समय देवें। देसी कपास की बुआई का उपयुक्त समय अप्रैल के प्रथम सप्ताह से मई के प्रथम सप्ताह तक होता है। बीज की मात्रा 3 किलोग्राम प्रति बीघा रखें। सिफारिश की गई किस्मों में RG8, RG18, HD 123, RG 542 इत्यादि किस्में हैं। पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से गहरी करें। बुआई के समय 25 किलोग्राम यूरिया और 31 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट प्रति बीघा खेत की तैयारी के समय ड्रिल करें। बीकानेरी नरमा की बुआई का उपयुक्त समय 15 अप्रैल से 15 मई तक है, परंतु बुआई मई के अंत तक भी की जा सकती है। कपास के बीजों से रेशा हटाने के लिए व्यापारिक गंधक के तेजाब का प्रयोग करें। 10 किलोग्राम बीज के लिए 1 लीटर गंधक का तेजाब पर्याप्त होता है। जिन खेतों में जड़ गलन रोग का प्रकोप अधिक होता है, उन खेतों के लिए बुआई से पहले 25 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा हार्जेरियम को 50 किलोग्राम आर्द्रता युक्त गोबर की खाद में अच्छी तरह से मिलाकर छाया में रख दें। इस मिश्रण को बुआई के समय 1 बीघा में पलेवा करते समय मिट्टी में मिला दें। रबी फसलों की कटाई के बाद अप्रैल माह में हरी खाद के लिए ढैंचा की बिजाई की जा सकती है। बीज की मात्रा 15 किलोग्राम प्रति बीघा प्रयोग करें। बिजाई से पहले 10 घंटे बीज को पानी में भिगोएं और छाया में सुखाकर बिजाई करें। बिजाई से पहले जुताई करते समय 50 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट उर्वरक का उपयोग करें। यदि अनाज भंडारण में सावधानी नहीं रखी जाए तो लगभग 25% तक अनाज भंडारण में कीटों, चूहों आदि से खराब हो जाता है। अनाज को अच्छी तरह से सुखाने के बाद गोदाम में रखना चाहिए। अगर संभव हो तो अनाज को कच्चे गोदाम में भंडारण अवश्य करना चाहिए। भंडारण को एल्यूमिनियम फॉस्फाइड या EDV से धूमित करें। यदि पुरानी बोरियों में अनाज रखना हो तो बोरियों को धूमित कर प्रयोग में लाएं। बागवानी फसलों में केवल शाम या सुबह के समय ही सिंचाई करें। मिट्टी की नमी को संरक्षित करने के लिए फसल अवशेष, पुआल, पॉलीथीन आदि से मल्चिंग करें। बढ़ते हुए तापमान को देखते हुए पशुओं को छाया में रखें। पानी की उचित व्यवस्था रखें। पशुओं में खुरपका, मुंहपका और भेड़ों में फड़किया रोग के टीकाकरण के लिए सही समय है। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गांव खरवा, जिला जालौर के मोहन दास ने। आपने सूरन की उन्नत किस्मों के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश।
किसान भाइयों, आज मैं आपको जिमीकंद की खेती की तैयारी कैसे करें इसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आपको पता है कि जिमीकंद जो होता है ये ज़मीन के अंदर होता है और वही मेरा बीज के रूप में यूज़ होता है। खेत की तैयारी के लिए आपको ये निश्चित करना है कि आपके पास सिंचाई की पूरी व्यवस्था है। गर्मी के मौसम में एक गहरी जुताई कर दें और ताकि उसके अंदर के जितने रोग जनित या विषाणु हैं या कीटाणु हैं वो सारे नष्ट हो जाएं। उसके बाद आपको सिंचाई करने के बाद जब ज़मीन थोड़ी सी सूख जाए तो आपको रोटावेटर से अच्छी तरह से उसको कल्टीवेट कर लेना है। सूरन की खेती काफी लाभप्रद है और सूरन न केवल सब्जी अचार के लिए है बल्कि इसमें अनेकों प्रकार की औषधीय तत्व भी मौजूद हैं। खेती की तैयारी की बात करें तो फसल कटाई के बाद एक बार गहरी जुताई करें, उसके बाद 2 से 3 बार जुताई कल्टीवेटर करके पाटा लगा दें। साथ ही अंतिम जुताई के समय 12 टन गोबर की खाद खेत में मिला दें। दूसरी चीज़ें हैं कि इसमें कई तरह के रोग लगते हैं, तो इन सबों से बचने के लिए आपको चाहिए चयन करना चाहिए कि कौन कौन सा प्रभेद है। मेरी जानकारी के अनुसार जो इसके उन्नत प्रभेद हैं जैसे गजेंद्र है, M15 है, कोयमटूर, इस तरह की कई ऐसी वेराइटीज़ हैं। राजेंद्र ओल भी हैं जो बिहार में काफ़ी प्रचलित हैं। ये सारे ओल की वेराइटी अगर आप लगाते हैं तो इससे आपको कम से कम पैदावार जो होगा 70 से 80 टन प्रति हेक्टेयर आप पैदावार कर सकते हैं। बीज लगाने से पहले सबसे पहले हम उसका बीजोपचार करते हैं। बीजोपचार में कई ऐसे फंजीसाइड्स हैं जैसे इमिसान है, बेबिस्टिन है, उसकी उचित मात्रा का प्रयोग करके हम पहले बीज उपचार कर लें, उसके बाद ही खेत में लगाएं। अगर ये जिमीकंद बड़ा है तो कम से कम उसको 250 से 500 ग्राम के साइज में उसको काट करके हम उसको बीज के रूप में उपचार कर सकते हैं। ओल का प्रवर्धन वानस्पतिक विधि द्वारा किया जाता है, जिसके लिए पूर्ण कंद या फिर कंद को काटकर लगाया जाता है। यदि कंद का आकार बड़ा हो तो उससे 250 से 500 ग्राम के टुकड़े में काटकर बुआई करें, परंतु कंद को काटते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि प्रत्येक टुकड़े में कम से कम कालर यानी कि कलिका का कुछ भाग अवश्य रहे। जो अनुशंसित मात्रा है खादों की, जैसे खाद की पोटास 50 किलोग्राम, यूरिया 40 किलोग्राम, DAP 150 ग्राम, ये सारे जो हैं 1 हेक्टेयर के लिए ज़रूरत है। इसमें से आधी मात्रा जो है आप जुताई के समय आप खेतों में दे दें, बाकी मात्रा जो है वो निकाई गुड़ाई करने के बाद आपको देना है। ओल की अच्छी उपज के लिए 10 से 15 क्विंटल गोबर की सड़ी खाद के साथ यूरिया 180, SSP 350 और म्यूरेट ऑफ पोटाश 160 प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। फास्फोरस की संपूर्ण मात्रा यूरिया एवं पोटाश की 1/3 मात्रा बेसल ड्रेसिंग के रूप में दें। शेष बची यूरिया एवं पोटाश की मात्रा को 2 बराबर भागों में बांटकर कंदों की रुपाई के 50 से 60 दिन और 80 से 90 दिनों बाद गुड़ाई व मिट्टी चढ़ाते समय प्रयोग करें। किसान भाई, खेत की अच्छी तरह जुताई करने के बाद आपको लगाना कैसे है, तो आपको नाला बनाना है। एक नाला से दूसरे नाला के बीच की दूरी कम से कम 2 फीट होनी चाहिए और प्रत्येक बीज की दूरी भी 2 फीट होनी चाहिए। कि अगर आप सिंचाई की व्यवस्था है तो मार्च से लेकर के जुलाई तक में कभी भी लगा सकते हैं। और ये किसान भाई ज़रूर ध्यान रखें कि ये जो हम कंद लगाते हैं बीज, ये कम से कम इसको उगने में 20 से 25 दिन लगता है। तो कम से कम इस अवस्था में हमारे खेतों में नमी की कमी ना होने दें, क्योंकि अगर वो नमी की कमी होगी तो वो निकलने में देर करेगा। 2 विधियों द्वारा ओल की बुआई की जाती है। पहला चौरस विधि से, दूसरा गड्ढा विधि से। चौरस विधि, इस विधि में ओल की बुआई करने के लिए अंतिम जुताई के समय गोबर की सड़ी खाद एवं रासायनिक उर्वरक मात्रा को खेत में मिलाकर जुताई कर देते हैं। उसके बाद कंदों के आकार के अनुसार 75 से 90 सेंटीमीटर की दूरी पर कुदाल द्वारा 20 से 30 सेंटीमीटर गहरी नाली बनाकर कंदों की बुआई कर दी जाती है तथा नाली को मिट्टी से ढक दिया जाता है। गड्ढा विधि, इस विधि में अधिकांशतः ओल की बुआई की जाती है। इस विधि के तहत कंदों की रोपाई की 75 गुणा 30 सेंटीमीटर चौड़ा और गहरा गड्ढा खोद कर की जाती है। रोपाई के पूर्व निर्धारित मात्रा में खाद एवं उर्वरक मिलाकर गड्ढों में डाल दिया जाता है। कंदों को बुआई के बाद मिट्टी से 15 सेंटीमीटर ऊंचा पिरामिड के आकार में बना देते हैं। कंद की रोपाई इस प्रकार करते हैं कि कालिका ऊपर की ओर रहे। शुरुआती दिनों में आपको कम से कम इसमें 3 से 4 बार खरपतवार आपको निकालना होगा, ताकि हम जो भी खाद दिए हैं वो हम
सही उपयोग अपने फसल के बढ़वार में कर सकें। क्योंकि अगर आप खरपतवार का नियंत्रण नहीं करेंगे तो जो भी आपने खाद उर्वरक दिया है वो आपके खरपतवार उसको लेंगे और आपकी उपज पे इसका हानि होगा। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या या सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज़ 18 राजस्थान, रामूजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadattarajasthan@news18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18008892 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर से आपसे मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।